ले लिखो। क्या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल लिख रहे थे क्या आप? ले आप लिख लेते। पहला लिखो रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, है ना। नंबर 2 लिखो क्यूमुलेटिव। एक दो लाइन छोड़ लेना ना, जिनको नहीं आता उसके बाद बता भी देंगे। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फिर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। और एक पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। लिखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पीएसएस मतलब प्रेफरेंस शेयर पूछ लेना भी है ना। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल जिनका रिडम्पशन पीरियड फिक्स होगा उसे तो क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जिसका रिडम्पशन पीरियड फिक्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, कभी रिडम्पशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। मैक्स टू मैक्स कितने साल में, 20 साल में। मैक्सिमम लिख दो कितने साल में, 20 साल में रिडम्पशन हो जाएगा। क्यूमुलेटिव जिनका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता रहता है इन केस ऑफ लॉस। लिख लो, थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा वरना भूल जाओगे। कि डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ लॉस, वो तो क्या होते हैं क्यूमुलेटिव। और जिनका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ लॉस उसे तो क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और डू नॉट कैरी फॉरवर्ड, नॉन क्यूमुलेटिव। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्ट इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। जो नए प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा उसे तो क्या बोलेंगे अपन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो किसी में कन्वर्ट नहीं होते, जिनका पेमेंट क्या किया जाएगा कैश में, उसे क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव में क्या लिखा, डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ लॉस, लिख दिया। और कन्वर्टेबल में क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्ट इन न्यू प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल में प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्ट इन न्यू प्रेफरेंस शेयर और न्यू इक्विटी शेयर। और जो कन्वर्ट नहीं होते उसे क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं, गेट पार्ट इन डिविडेंड या एक्स्ट्रा डिविडेंड, या हु गेट एक्स्ट्रा डिविडेंड, वो तो क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेटिंग। जिनको वन टाइम डिविडेंड मिलता है वो क्या हो जाएंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग। लिखो विच प्रेफरेंस शेयर गेट एक्स्ट्रा डिविडेंड, वो तो क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेटिंग। जिनको एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलता उसे क्या बोलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग। हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर अपन लिख चुके हैं, लिख दिया कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, पेड अप। अर्चित लिख दिए सारे। अब लिखो इश्यू प्रोसेस ऑफ शेयर। इश्यू प्रोसेस ऑफ शेयर, इश्यू प्रोसेस ऑफ
शेयर। इसमें फर्स्ट लिखो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। लिखो डैश लगा के। क्या हो गया? रुक जाऊं? सबको रुकना है? सब रुक जाओ भाई, जल्दी जल्दी लिखा रहा हूं मैं। धीरे धीरे लिखाता हूं, लिखाता ही नहीं हूं। लिख, फटाफट लिख। लिखने में स्पीड एकदम टॉप की रहनी चाहिए। अपन 3 घंटे में कितने वर्ड्स लिख के आते हैं? कितने वर्ड्स का पेपर लिख के आते हैं? 100 मार्क्स का। 3 घंटे में कितने मार्क्स का पेपर लिख के आते हैं अपन? 100 मार्क्स का। आरएएस वाले बच्चे 3 घंटे में लिख के आते हैं 250 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? मतलब कितना टाइम्स हो गया? 2.5 टाइम्स। कितना टाइम्स हो गया? अपन 1 घंटे में एवरेज कितना पेज लिखते हैं? कितने साइड लिखते हैं? दिस ऐसे कितने लिखते हैं? 5 मिनट में अपन एक लिख देते हैं। 5 मिनट में एक साइड। ये एवरेज स्पीड है। पांच मिनट में ये एवरेज स्पीड है। मतलब रजिस्टर का एक साइड है वो 5 मिनट में भर जाना चाहिए। एवरेज की स्पीड है। तो अपन तो लिख के आते हैं 100 मार्क्स के लिए। वो कितने मार्क्स लिख के आते हैं? 250 मार्क्स के लिए। और उन बच्चों के साथ अत्याचार और होता है। सुबह लिख दिया 9 से 12:30, फिर 2:30 से 5:30 दोबारा लिखो। एक दिन में 2 पेपर है ना। ये जो स्किन है ना, ये चिपक जाती है इस नाखून के, ऐसी हो जाती है लिखते लिखते। अपन तो क्या लिखते हैं, है ना? लिखो तो चलो, लिखो इश्यू। मैं तो ना लिखूंगा ना। एक तो बैठे सीधे बैठे, एक तो गद्दा वद्दा और ले आया करो यहाँ पर। घर वालों को कि वो मसट वसट डलवा दो कोचिंग के अंदर, एकदम आराम से बैठेंगे। क्या मतलब? लिखो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। लिखो डैश लगा के। लिखो प्रोस्पेक्टस इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस इज ए रिटन डॉक्यूमेंट which is issued to public, which is issued to public for inviting application। तभी मैं कहता हूं अलग अलग बैठा करो। कौन नहीं सुने दे रही? नाम बता। दोनों दोनों आ जाओ भी। आप डिसाइड करो आपको सुनना या फ्रेंडशिप निभानी है। एप्लीकेशन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन। लाइन चेंज करो। लिखो एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट, एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट 25% ऑफ इश्यू प्राइस। एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट 25% ऑफ इश्यू प्राइस। और ब्रैकेट लिख दो सेबी गाइडलाइंस 2000। सेबी गाइडलाइंस 2000 ना। सेबी को जानते हो? वाइफ ऑफ सेब। सेब और सेबी अलग अलग है। सेबी फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, आपके तो सब्जेक्ट भी होगा सेबी का। ओहो, पहला उसी की होती है। चलो बढ़िया। हेड कौन है उसकी? सेबी की। सुन, माधवीपुरी बुच है ना। 2 लोगों के अगेंस्ट में भाई, इंसान के दिमाग में जो चल रहा होता है वही बोलता है भाई। वही दिमाग में वही हिट करता है, बाकी वो दिमाग थोड़ी हिट कर रही है ना। एक दिन मैं शायद आपको पहले बताया होगा कि मैं पहले हिंदी पढ़ाया करता था, है ना।
नहीं बताया मैंने आपको? पहले मैं स्टार्टिंग मेरी हिंदी पढ़ाने, इंग्लिश हिंदी ऐसे पढ़ाया करता था मैं। तो 10th में एक चैप्टर चलता था, उस चैप्टर का नाम था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या मतलब समझते हो? जेलेसी, जेलेसी जलन होती है, वो तू न गई मेरे मन से मतलब इंसान के किसी न किसी फॉर्म के अंदर किसी न किसी प्रति जेलेसी रहती है, चाहे पढ़ने के लिए हो चाहे। तो ऐसे में क्लास में ज्ञान दे रहा था भैया ना, और बच्चे तुम्हारे जैसे जो नहीं सुनते हैं ना, अपने अपने हिसाब में लगे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात चल रही होती है। अब जैसा मुझे अभी पसंद नहीं है कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ और आप मुझे नहीं सुन रहे हो, तो हमेशा से नहीं पसंद, तो मैंने कहा खड़ो। और टीचर के पास यही क्वेश्चन होता है, बता क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना, यही क्वेश्चन होता है ना, कौन सा चैप्टर चल रहा है ना, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, ये क्वेश्चन होता है। फिर बच्चा बताता नहीं है, फिर बेवजह बेचारा मारा जाता है ना। तो मैंने कहा खड़ा, क्या पढ़ा रहा हूँ, ध्यान का इधर, टॉपिक कौन सा है वो? तो वो डरता हुआ बेचारा खड़ा हुआ और उसने कहा सर ऐश्वर्या तू न गई मेरे मन से। तो वो बेचारे बात ही वही कर रहे थे, तो उनके दिमाग में वही चल रहा था, तो अपने दिमाग में वही चल रहा था कि सेबी मतलब सोनम है, मतलब हेड कौन है? सोनम। चल रहा था, कोई बात नहीं। तो सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी। कांग्रेस वाले, अरे कहीं का पढ़ा हुआ कहाँ चालू हो जाता हूँ कुछ ही। दो लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के, और एक सेबी की हेड माधवीपुरी बुच, कि इन दोनों को हटाया जाए। एक तो सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच, एक तो उनको हटाया जाए, एक किसको हटाया जाए? जगदीप धनखड़ को। मतलब जगदीप धनखड़ है वो राज्यसभा के अंदर बीजेपी वाले का फेवर ज्यादा लेते, कांग्रेस वालों की बात नहीं सुनते हैं। एक तो इसके बीच चल रहे, दूसरा सेबी की जो हेड है माधवीपुरी बुच, इनके लिए इनके ऊपर ये आरोप है कि बीजेपी ने पार्टी फंड का जो ब्यौरा है, मतलब चुनाव के अंदर कितने एक्सपेंसेस करे, रिकॉर्ड ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सेबी पता करो भाई, मतलब बीजेपी वालों ने कितना नगरा है, तो सेबी सुप्रीम कोर्ट वालों को कहती है कि जून के बाद बताएंगे। जून मतलब तब तक क्या हो जाएंगे? चुनाव, मोदी जी क्या बन जाएंगे? पीएम, उसके बाद बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रुक रुक मैं बताती हूँ तेरे को, है ना। तो वो माधवीपुरी बुच रडार में है, जॉब जा सकती है उसकी, चेयरमैन से उसको हटाया जा सकता है। जान दो, अपने कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपन पास हो चुके हैं। तो सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अपने को याद ये रखना है कि एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 25% कम से कम होनी चाहिए। और ये किसने कह रखा है? सेबी गाइडलाइंस। कंपनी एक्ट तो खाली 5% ही कहता है, कंपनी एक्ट तो खाली 5% ऑफ फेस वैल्यू कहता है, बाकी सेबी कहता है 25%। लाइन और चेंज करो, लिखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 90%। मतलब जितने शेयर्स आपने इश्यू करे उसका कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है? 90%। अगर 90% से कम आया तो शेयर इश्यू नहीं होंगे। आपका शेयर इश्यू करने का ख्वाब ही रह जाएगा, है ना। जनता से पैसे लेने का ख्वाब है ना शेयर के फॉर्म से, वो आपको नहीं होगा। तो मैं क्या लिखा आपने? मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 90% ऑफ इश्यू। फिर लाइन चेंज करो, लिखो इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, इफ minimum subscription is not received, then amount will be refunded to application holder. If minimum subscription is not received, then amount will be refunded to application holder in next 15 days. Next 15 days, and afterwards with 15% interest, and afterwards with 15% interest। मतलब 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए तब तो अच्छी बात है, शेयर इश्यू करने की फर्दर प्रोसेस जारी रखेंगे। अगर 90% एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो, मतलब आपने 1 लाख शेयर इश्यू करे, आपके पास एप्लीकेशन आती है 88,000, तो शेयर इश्यू नहीं होगा। और ये जितने के भी पैसे आए हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा?
रिफंड कितने दिनों में अगले, मतलब सब्सक्रिप्शन विंडो खुली रहती है 30 दिन, 30 दिन तक 90% आ जाए तो ठीक है, वरना अगले 15 दिन में यह कर जाएगा रिफंड। अगर रिफंड नहीं करा तो कंपनी को ब्याज के साथ रिफंड करना पड़ेगा, और ब्याज का परसेंटेज है 15% पर एनम। ठीक है, ओके। 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो 16वें दिन से ब्याज चालू है ना, 16 डे से ब्याज चालू है। नंबर 2 लिखो अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें लिखो अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन। लिखो डैश लगा के, इन दिस सिचुएशन शेयर्स आर इश्यूड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर में ए लिखो ना, इन दिस सिचुएशन शेयर्स आर इश्यूड टू द एक्सटेंट एप्लीकेशन रिसीव, in this situation shares are issued to the extent application receive। मतलब 90% से तो ऊपर आए और 100% तक अगर शेयर एप्लीकेशन आएगी तो अपन उतने ही शेयर इश्यू करेंगे जितनी एप्लीकेशन आई है। नहीं आया समझ में भाई? 90,000 से कम तक अगर एप्लीकेशन आएगी, 90% से कम है, वो तो जाएंगी रिजेक्ट। 91,000 एप्लीकेशन आई है, शेयर कितने इश्यू करोगे? कितने करोगे? 9,000 खाली, या 91, या 1 लाख? अरे आए बेचारे 91,000 है तो जबरदस्ती थोड़ी करोगे ना, तेरे को अकेले को 2 सीट पे बैठना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी करोगे साथ। जितने आए उतने इश्यू करोगे। 95 आएंगे तो भी, 96 आएंगे तो क्वेश्चन भी इसी से होगा। यानी 1 लाख तक की बात है। 1 लाख तक कितना करेंगे? 1 लाख। 1 लाख से ऊपर चले जाएंगे 1,05,000, तब क्या करेंगे? तब इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो चलो वही लिखो फिर आगे, एप्लीकेशन रिसीव टू द एक्सटेंट एप्लीकेशन रिसीव। और लिखो तो और लिख लो, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच में कम से कम 3 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए। अरे मैडम मैं कोई बात सुना के निकल जाऊंगा, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच में कम से कम ड्यूरेशन होना चाहिए 3 महीने का। लिख लो, थ्योरी का क्वेश्चन कभी याद रह जाए तो, कोई एमसीक्यूज का एग्जाम हो उसके अंदर काम ही आ जाए। अब दोबारा थोड़ी कोचिंग करने आओगे आप, एक बार कर ली बस खत्म। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच में ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? कम से कम 3 महीने का। बाकी तुम्हारी इच्छा, ले तो ले, वरना मत लो। चलो अब लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच में ड्यूरेशन 3 मंथ। अब लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है अभी? एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होती है या कम रिसीव होती है? तो लिखो व्हेन एप्लीकेशन रिसीव, व्हेन एप्लीकेशन आर मोर देन इश्यू शेयर। when application are more than issue share, इश्यू शेयर से अगर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। when application are more than issue share। अब इसमें देखो अलॉटमेंट कैसे कैसे होगा। इसमें लिखो फर्स्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड
देखो भाई, अब कंपनी का सिचुएशन ये है कि कंपनी के पास 1,50,000 एप्लीकेशन आई है और कंपनी को शेयर इश्यू कितने करने हैं? 1,00,000। मतलब अब कंपनी की वैल्यू है, तो कंपनी अब नाटक करेगी, है ना। इतने दिन तो कंपनी के पास जितनी एप्लीकेशन आई थी उतने ही कंपनी ने क्या कर दिया? शेयर लॉट कर दिए। अब कंपनी को बताइए मुझे शेयर कितने देने हैं? 1,00,000 ही। और एप्लीकेशन मार्केट से कितनी आई है? 1,50,000। तो कंपनी पहला नाटक करेगी कि कुछ एप्लीकेशन होल्डर को कहेगी कि तुम्हारा बैकग्राउंड सही नहीं है, हमने चेक किया कि तुम्हारा सिविल खराब है ना, तुमने पहले कहीं से शेयर लिए थे, वहां पर भी तुमने टाइम पे पैसा नहीं चुकाया, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर लेने के तुम लायक नहीं हो, तो सॉरी, है ना, हम आपको कोई शेयर अलॉट, रिग्रेट का लेटर देते हैं उनको, और उनकी एप्लीकेशन मनी उनको क्या कर देते हैं? रिफंड कर देते हैं, है ना। ऐसे होता है। इतनी तो कंपनी की वैल्यू नहीं थी, अब कंपनी की वैल्यू है, तो कंपनी क्या करेगी? कुछ एप्लीकेशन होल्डर क्या कर देगी? मना कर देगी। मतलब कि तुम्हारे को अगर शेयर देके कंपनी को अपनी वैल्यू कमजोर होती हुई दिख रही है, तुम जैसे लोगों के पास अगर शेयर रहेंगे तो, है ना, जैसे मर्सिडीज ऑफर होती है ना, मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार आपको पैसे देने से नहीं ऑफर होती है, आपका स्टेटस भी वैसा होना चाहिए, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। मतलब आपके घर के बाहर ऐसा नहीं है कि मतलब झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर मर्सिडीज खड़ी रहेगी, मर्सिडीज ऐसे अलॉट नहीं होती। सचिन तेंदुलकर जानते ना, उसको मना कर दिया था मर्सिडीज के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो यार मिडिल क्लास वालों की थोड़ी मर्सिडीज, तो तुम्हें मर्सिडीज नहीं मिलेगी। सौरव गांगुली को तो अफोर्ड हो गई थी क्योंकि वो तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, सचिन तेंदुलकर को नहीं मिली थी मर्सिडीज कार। तो ऐसे ही अपने कंपनी के शेयर क्या मर्सिडीज कार से कम थोड़ी है ना, तो अपन कह देंगे भाई हम तुम्हें शेयर्स नहीं दे सकते। तो अब एप्लीकेशन कितनी बची? 1,40,000। शेयर कितने देने? 1,00,000। आगे रिजेक्टेड वाला, तो इसमें लिख दो देयर मनी विल बी रिफंड। रिजेक्टेड एप्लीकेशन लिखो देयर मनी विल बी रिफंड। रिजेक्टेड एप्लीकेशन होल्डर की मनी क्या, अब ऐसा नहीं उनको पैसे वापस नहीं देंगे, पैसे तो देंगे, उनके वापस कर देंगे, देयर मनी विल बी रिफंड, और उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा। स्मॉल बी, है ना, लिखो फुल्ली अलॉटमेंट। फुल्ली अलॉटमेंट लिखो डेट्स लगा के। इन दिस सिचुएशन शेयर्स आर इश्यूड to the extent application received. In this situation, shares are issued to the extent application received. In this situation, shares are issued to the extent application received. मतलब रिजेक्टेड में तो क्या कर दिया गया? फुल्ली मना कर दिया गया, किसी को भी सिंगल शेयर नहीं दिया गया। और फुल्ली अलॉटमेंट में जितनी एप्लीकेशन आई है उतने ही शेयर उनको क्या कर दिए गए? अलॉट कर दिए गए। मतलब इसमें मान लो कोई ग्रुप का है जिसने 20,000 एप्लीकेशन दी थी, और वो कहेगा मैं तो पूरे के पूरे शेयर लूंगा, ये होगा फुल्ली अलॉटमेंट। आगे समझ में नहीं आया? रिजेक्टेड वाले क्वेश्चन में कहा हुआ आएगा, ऐसा अपन मन मर्जी से नहीं कर सकते कि 1,00,000 शेयर इश्यू करने हैं, 1,50,000 एप्लीकेशन, नहीं 50 को निकाल दो, खेल खत्म। नहीं, क्वेश्चन में कहेगा वो कि 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें रिजेक्ट करना है, बाकी को रिजेक्ट नहीं करना है। अपन अपनी मर्जी थोड़ी करेंगे। याद है 12th वाले क्वेश्चन? भूल गए? सब साफ हो चुका है? साफ हो चुका है? कुछ कुछ है, ब्लर ब्लर हो रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक। फिर उसमें ये भी है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होल्डर ऐसे होते हैं जो अपने साथ लठ लेके आते हैं, है ना, तो हिम्मत करना मत करना हमें रिजेक्ट करने की। जितनी एप्लीकेशन हमने दी है उतनी हम क्या लेंगे? शेयर लेंगे। वो क्या होंगे? फुल्ली अलॉटमेंट वाले। फिर लिखो स्मॉल सी, छोटी सी, प्रोराटा अलॉटमेंट। ये तो नाम सुना होगा, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो लिखो इन दिस सिचुएशन शेयर्स आर अलॉटेड, लिखो इन दिस सिचुएशन शेयर्स आर अलॉटेड in the ratio of application received and remaining share, या remaining application and remaining share, ऐसे लिख दो।
इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग शेयर। काटो उस पहले वाले को, लिखो शेयर्स आर अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग शेयर। लास्ट में जितनी एप्लीकेशन बच गई और जितने शेयर बच गए उन रेशियो के अंदर वो शेयर अलॉट करते हैं। जैसे मान लो इसमें देखो कितनी बच गई एप्लीकेशन, 1,20,000 और शेयर्स कितने बच गए, 80,000। रेशियो क्या रहा है बताओ इनका, कितना आएगा रेशियो, ये 100 है। अरे सोना नहीं मैडम, नींद आ रही है, इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं। कहा, अरे कितना रेशियो आ रहा है इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने 3 एप्लीकेशन दिए उसको शेयर कितना मिलेगा, 2। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जो इन्होंने पैसा तो दिया 3 का, शेयर कितने मिले इनको, 2, तो 1 का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा बच रहा है, नहीं बच रहा, तो क्या कंपनी उस पैसे को शेयर होल्डर को लौटा देगी, नहीं लौटाएगी। या लौटा देगी, क्यों नहीं लौटाएगी, क्योंकि इनसे फर्दर पैसे भी तो मांगने हैं। अभी तो एप्लीकेशन का पैसा दिया तुमने, हम तुमसे मांगेंगे अलॉटमेंट का पैसा, हम तुमसे मांगेंगे फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा। तो क्या पता कि हम तुम्हें अभी दे दें वापिस, और बाद में जब कहें अलॉटमेंट का पैसा ले आओ, तुम तो कहो कि ना साहब पिसा तो कौन नहीं है ना, पैसे तो नहीं है। तो इससे बढ़िया हमारे पास जमा पड़े हैं, जब फर्दर कॉल ड्यू करेंगे तब इसमें क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अपने को ये ही सीखना है। अगर ये समझ में आ गया ना कि एक्सेस पैसा कितना है और वो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, इश्यू ऑफ शेयर समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया तो समस्या ही है। एक प्रोराटा अलॉटमेंट और आता है, वो भी इसी का ही भाई है, सॉरी प्रोराटा नहीं, प्रोराटा तो लिख दिया, पार्टली अलॉटमेंट, पार्टली या पार्सली अलॉटमेंट, पार्टली अलॉटमेंट या पार्सली अलॉटमेंट, ये भी इसी का ही भाई है। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन और शेयर्स का रेशियो दिया हुआ आता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन ऐसे देखा होगा कि 40,000 एप्लीकेशन होल्डर को दिए गए 30,000, 20,000 एप्लीकेशन होल्डर को दिया गया 50%, 10,000, ऐसा कुछ है। ये है पार्सली अलॉटमेंट। प्रोराटा में तो क्या होता है कि रिमेनिंग जो बच गया वो उसी रेशियो में दे दो। पार्टली अलॉटमेंट के अंदर, पार्सली अलॉटमेंट के अंदर रेशियो दिया हुआ आता है कि इसको इतना मिलेगा, इसको कैटेगराइज किया होता है ना, ए कैटेगरी वालों को इतना, बी कैटेगरी वालों को, पार्टली अलॉटमेंट है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है। डिफरेंस जो भी बचेगा वो एक्सेस अमाउंट किस पे कैरी फॉरवर्ड होगी, अलॉटमेंट पर। अरे किस पे कैरी फॉरवर्ड होगी, ये आधे तो जिंदा लाश हो रखे हैं। इतना अभी और क्लासेस हो रहे हैं तो कैसे जिंदा रहोगे, हैं? तो एसी से हो जाओगे चालू, आप चार्ज हो जाओगे, ठीक है। मैं बीमार हो जाऊंगा, एक ही बात है, ले कर चालू थोड़ी सी देर से, मेरी छुट्टी करवा देना एक दिन की, एक क्लास तक। अच्छा ऐसे सोचते हो आप कि हे भगवान उसका एक्सीडेंट हो जाए 15-20 दिन, तो नहीं सोचते ऐसा। पता नहीं आप लोग तो ऐसे ऐसे डल हो रखे हो कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। खाना वाना नहीं खाया आप लोगों ने, कम खाए, खाने में मजा चाहिए आपको कि खाना खा के मजा नहीं आया। करते व्यवस्था करवाते हैं कि हमारे कौन सा बैच है, J1 वाला बैच है, नाम क्या आपका, निधि, विधि, दिव्या, हाँ तो दिव्या के लिए व्यवस्था करते हैं, मेरे को मैं बात करता हूँ। हाँ सर मेरे लिए कोल्ड कॉफी ना, सबके लिए। ये हमारी मुर्गी से महंगा मसाला पड़ जाएगा, जितनी आपने फीस नहीं उतने की तो आप कॉफी पी जाओगे। अच्छा ये तो हो गया, चल तो अब जनरल एंट्री लिख लो फटाफट। जर्नल एंट्री, थोड़ी एनर्जी बनाए रखो, ऐसे क्या है। जर्नल एंट्री कितनी क्लास होगी, 4 क्या अभी तक आपकी, 3 ही क्लास हुई है। चौथी क्लास है, मेरी मिला लो, मैं 2 तो पहले ले आया।
बता रहा हूँ ना मेरी बताता हूँ। 2 तो मैं पहले ले आया, 5 यहाँ पर, कितनी होगी 7। इसके बाद मुझे 2 और 2 4 और लेनी है, 11 क्लास है ना। और सेम एनर्जी के साथ भाई तुम बीच में फोन भी चला सकते हो, मैं पढ़ा देने में से फोन थोड़ी चला सकता हूँ कि रुको है ना 1 मिनट फोन में मैसेज देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ा देता हूँ, है ना। विद सेम एनर्जी के साथ। तुम कितने बजे निकले थे घर से? 8:30। मैं 6:45 का निकला हूँ, 6:45 का निकला हूँ, और 7:30 ही पहुंचा घर पे। और कल दोबारा सेम वैसे ही। ऐसे आपको इक्वलिटी चाहिए है ना, हमारी छोरिया छोरों से कम थोड़ी है, ऐसे आपको इक्वलिटी चाहिए। और जब काम करने की बारी आए, तुम मजदूर लोग हो, तुम करो काम, हम तो महारानी लोग हैं, हम थोड़ी काम करेंगे, है ना। काम करने के लिए तुम बॉयज पैदा हुए हो ना, मजदूर हो तुम करते हो, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो एनर्जी का लेवल और सब कुछ आपके सोचने पे डिपेंडेंट करता है। जैसे आप सोचते हो यार थक गए यार, है ना, तो थोड़ा एनर्जी का लेवल बढ़ाओ। कोई बात नहीं, इनोसेंट सी बात है, कोई मन की बात आ जाती है बाहर, कोई बात। ठीक है भाई, तो मैं थोड़ा और लेट आऊं मतलब, है ना। तो पैदल आना चाहिए मेरे को मैडम। उस बाइक पर भी आने से पहले मैं जाने कितनी बार पैदल चला हूं। तो ऐसी थोड़ी है वो बाइक। ऐसे मैं रास्ते से जा रहा था, होंडा वाले ने कहा इस रुको सर, पैदल जा रहे यार, बाइक ले जाओ, ऐसे थोड़ी का, है ना। मैं 7 किलोमीटर रोज पैदल चलता था पढ़ाने के लिए, रोज पैदल, है ना। तो वो बाइक आने के लिए भी ना कितने किलोमीटर पैदल चले, तब जाके वो बाइक आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस करोगे उतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई बात नहीं, करते रहो। देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, बोलो एंट्री बोलो। और ये जन एंट्री कर रहे हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन की ना, छोटी वाली एंट्री कर रहे हैं अभी तो, अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ लिखनी है, याद है आपको? सच में सभी को याद है? ऊपर हाथ को जिसको याद नहीं है, 1 2, है ना, 1 तो पता है मुझे। और भाई अपने थोड़ी याद है, अरे ये अपने काम की थोड़ी है। अभी पूछ लेते हैं आप दोनों को, बेसिक बेसिक वाली एंट्री याद है? इधर वाले डिपार्टमेंट तो लिख रखी है, पीछे दोनों थोड़ी थोड़ी याद, थोड़ी थोड़ी याद नहीं है। चाल तो आपसे चालू करते हैं, आप लोग लिख लो भी जिनको याद नहीं है, बाकी सुनते रहो। बता दो, पहले पहले बता, एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बस हो गई एक तो। आपको 2 बार लिखनी है, 1 बार नहीं 2 बार लिखनी है, एक तो हो गई। आप बताओ पीछे एप्लीकेशन मनी रिसीव की। रुको रुको, कल्याण मंत्री रुको, उनको बोलने दो। अरे रुक जाओ तो, नहीं बताइए, गलत बताइए, बोल। हो गई 2 तो हो गई। मैडम आप बताओ एप्लीकेशन मैंने रिसीव की। अरे रुको रुको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लिख लो आप तो, 1 2 आप दोनों तो लिखो। हाँ भाई तू बता, अलॉटमेंट ड्यू की। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम हुआ तो नीचे प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है भाई, लिखो आपने तो लिखनी, चेक करूंगा रजिस्टर में। हाँ आप, निशा क्या नाम है? ईशा, ईशा, अच्छा ईर्ष्या, ओके। बताओ अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री बताओ, अलॉटमेंट रिसीव की। पक्का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप लिख लो भी, आपको नहीं आती ना, लिखो तो लिखना चालू करो। लिखो बैंक, आप लिखवा दो इनको, चालू हो गए। आप बताओ मैडम, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री।
और रिसीव करने के। शाबाश। पीछे आप बताओ भाई, सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री। हाँ प्रीमियम बहुत अच्छी, प्रीमियम आ जाएगा। शाबाश। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक, देखो ऐसे कर लूंगा, बताओ। ये एप्लीकेशन, ये जिनको एंट्री याद नहीं है वो ऐसे बोर्ड पे देख लो, बाकी करते रहना। ठीक है। ठीक है। देखो तेरे बोर्ड पे देखो, देखो जनरली 4 ही कॉल होती है। कई बार तो 3 कॉल में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कई बार 2 में, लेकिन मैक्स टू मैक्स 4 ही कॉल की होती है। ऐसे थर्ड कॉल नाम मैंने तो सुना नहीं, कोई होगा तो आ जाएगा कोई थर्ड कॉल। 4 कॉल पे कंपनी पैसा लेती है। पहली वाली कॉल में क्या होता है कि पहले पैसा रिसीव होता है, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होता है। जब आप लोग एप्लीकेशन जमा कराते हो ना, तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी जमा कराते हो। तो पहले पैसा रिसीव होता है, फिर वो किस में ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। उसके बाद पहले ड्यू होता है, वो रजिस्टर ले गया था ना, 30 अगस्त तक पूरी क्लास के बच्चे फीस जमा करवाएंगे, तो पहले ड्यू होता है। उसके बाद क्या होता है, रिसीव। फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होती है, फिर रिसीव। सेकंड कॉल भी ड्यू होती है और फिर रिसीव। बी मतलब बैंक है और सी मतलब कैपिटल है। तो पहले तो ये एंट्री होगी, तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो तो। शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में चला जाएगा, कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू शेयर कैपिटल। अब बाकी सब में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा, बोलो ड्यू करने की एंट्री। थोड़ा शेयर नाम भी बोल दो ना, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होगा तो कैपिटल प्रीमियम आ जाएगा। फिर रिसीव करेंगे तो टू शेयर अलॉटमेंट। फिर वो सेम फर्स्ट कॉल ड्यू, बोलो। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। आप कोरस में भी गलत बोलोगे मुझे सुन जाएगा, ऐसे नहीं आप हैं ऐसे कर दोगे, मेरे को सुनता बहुत तेज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फिर जहां पे कॉल पूरी हो जाए ना, फिर फाइनल लगा दिया करो। अगर फर्स्ट पे पैसा पूरा हो गया तो फर्स्ट एंड फाइनल हो गया, सेकंड पे पैसा पूरा हो रहा तो अपन क्या लिखेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ तो दिव्या, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बता। सेकंड एंड, सुन ले पहले, दोबारा बोल। और रिसीव करने की, ठीक, पहले ड्यू हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, रिसीव। बेसिक एंट्री यही है ना। फिर उसके अंदर एडजस्टमेंट होता जाएगा कि एक्सेस एप्लीकेशन आती है, कॉल्स इन एडवांस होता है या कॉल्स इन अरियर होता है। बेसिक बेसिक एंट्री ये बना लो, चित्र बनाओ तो, या वैसे एंट्री आपको या तो वैसे, ठीक है। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अब ये इस चैप्टर में ये समस्या रहेगी क्योंकि आप पहले से पढ़े पढ़ाए हो, है ना। पता नहीं किस किस तरीके से आपने पढ़ रखा होगा। कोई ने फॉर्मेट बना के ऐसे वो टेबल बना के, कितने बच्चों ने टेबल बना के पढ़ा है, प्रोराटा वाला टेबल बना के पढ़ा है ना। कईयों ने फॉर्मेट बनाया, कईयों ने डायरेक्ट एंट्री पढ़ी होगी, और कईयों पता नहीं कितने तरीके से पढ़ाया गया फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो ऐसा रहेगा। वो क्या होता है कि अपन जो पहला जो तरीका पढ़ते हैं ना, जो अपने समझ में आता है वही फिट रहता है। चाहे वो लेंदी हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट हो, चाहे वो कैसा ही हो, वही समझ में आता है। सामने से तो कुछ ही पढ़ा, हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसा हो सकता है अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो टैकल कर लेंगे। चलो आगे लिखो फिर, कॉल्स इन अरियर। बस इसी इसी चैप्टर में आएगी बात, बाकी तो कॉल्स इन अरियर। बताओ तो ईसा, कॉल्स इन अरियर क्या होती है।
अरियर होती, अरे एंट्री तो मैं बता दूंगा, मेरी याद है। टाइम पे उसने पैसे नहीं दिए, उसे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन। तो लिखो व्हेन शेयर होल्डर डिनाई फॉर मेकिंग पेमेंट, व्हेन शेयर होल्डर डिनाई, व्हेन शेयर होल्डर रिफ्यूज लिख दिया आपने, रिफ्यूज, व्हेन शेयर होल्डर रिफ्यूज फॉर मेकिंग पेमेंट, फॉर मेकिंग पेमेंट on allotment and calls money, when shareholder refuse या deny for making payment on allotment and calls money, कर दिया मना, known as calls in arrear। तो एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल, है ना। अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लिख देंगे, जहां मना करेगा वहीं लिख देंगे, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे, टू अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल। लाइन चेंज करो, फिर लिखो नीचे इसी में कॉल इन अरियर में लिखना, लिखो व्हेन शेयर होल्डर पेज हिज अरियर, व्हेन शेयर होल्डर पेज हिज अरियर, when shareholder pays his arrear, then company charge interest on calls in arrear 10%, then company charge interest on calls in arrear at the rate 10% per annum, 10% per annum, और ब्रैकेट लिख दो टेबल एफ, कंपनी एक्ट 2013, ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट लिखो टेबल एफ, कंपनी एक्ट 2013, ब्रैकेट बंद। मतलब अरियर जिसने मना कर दिया वो तो अरियर, फिर बाद में उसका पता नहीं वैसे हो कि कंपनी का पैसा दे ही देते हैं, तो कंपनी को अगर वो अरियर पे करेगा, मैं तो ना दूं, ये तो मना कर रही है कि कंपनी को अगर वो पैसा देता है तो कंपनी उस पर चार्ज करेगी क्या, इंटरेस्ट, कितना परसेंट, 1%, अरे 10%, कितना परसेंट, 10%, है ना। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, टेबल एफ में, और कंपनी एक्ट जाते हैं, मतलब जो कंपनियां एओए नहीं बनाती है वो टेबल एफ अडॉप्ट कर सकती है, और उस टेबल एफ में बताया गया कि ब्याज कितना लगेगा, 10% पर एनम। चलो नेक्स्ट लिखो, कॉल्स, पहले ब्याज को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, पीएनएल में ट्रांसफर करो, अपने क्या लिखी, एंट्री नहीं लिखी अभी तो इसकी, बैंक अरियर रिसीव थोड़ी एंट्री लिखी है, तो लिखो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। फिर ये ब्याज किस में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में, तो नीचे लिखो इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, करो ट्रांसफर। अभी इंटरेस्ट क्या करा आपने, क्रेडिट, अब क्या करो, डेबिट, लिखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो इतनी बड़ी बड़ी एंट्री कैसे याद करें, टू पीएनएल, अरे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखो, आपकी इच्छा, या पीएनएल लिखो तो भी आपकी इच्छा। पढ़ी अभी 2-3 मिनट और पढ़ी है, लिखा है कॉल्स इन एडवांस और लिखा है, चल बता दे, तू बता दे, कॉल्स इन एडवांस बता होती क्या, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप लोग, एक एक करके बोलो, बताओ मैडम, आप बताओ कॉल्स इन एडवांस क्या होती है। अच्छा, एडवांस में कंपनी को कह देते हैं पैसा, मतलब वो उसने मांगा अलॉटमेंट का पैसा, शेयर होल्डर कहता है कि
जा सिमरन जा, है ना, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, पूरा पैसा उसको कहते हैं पहले दे देते हैं, वो क्या होगी, कॉल्स इन एडवांस। तो क्या ये बाद में पैसा देंगे क्या कंपनी को? पहले पैसा दे दिया फिर बाद में वो रजिस्टर लेके आएगा, चलो अभी फर्स्ट फ्लोर का पैसा ले आओ, तो वो क्या कहेगा, सॉरी हमने तो पैसा क्या कर रखा है, दे रखा है, या दोबारा देगा, नहीं देगा, सेकंड कॉल में वो पैसा नहीं देगा। अब कंपनी इस पर ब्याज चुकाएगी, कंपनी क्या इस पर ब्याज चुकाएगी, कितना परसेंट, 12%, याद रह जाएगा। कंपनी ब्याज याद ही है, कंपनी ब्याज कितना कम तो लेती है और ज्यादा देती है, लेती कितना है, कंपनी ब्याज लेती कितना है, अरे अरियर पे ब्याज लेगी कंपनी और एडवांस पे ब्याज देगी और चुकाएगी कितना, बार। चलो कल दिखा दें, कोई बात नहीं।